बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बेसिकली वो बताना ये चाह रहा है कि जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट लेते हो, मिसाल के तौर पर शुगर है या ग्लूकोज है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, आप उसको सॉल्वेंट में डालते हो। जैसे सॉल्वेंट में डालते हैं वो सोल्यूशन बन जाता है और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। और आपको मैंने बताया था कि जब वेपर प्रेशर कम होगा तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, और इस बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा होने को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेट होता है ज़्यादा होना, इंक्रीज होना, एलिवेट उसी जगह से एलिवेशन, उसी सेंस में एलिवेशन बना है। अब इस बात को आपने जहन में रख लेना है, दोबारा ये बात समझ लें कि जब हम कोई भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट लाइक ग्लूकोज, लाइक सुक्रोज हम वाटर में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जैसे वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इस बात को ज़रा डिटेल से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। टेम्परेचर हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और वेपर प्रेशर हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। और आपको पता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो हमें दो कर्व्स हासिल होती हैं, एक ये कर्व है, ये जिसको मैंने पहले ए बी से जाहिर किया है, और दूसरी कर्व है सी डी, जिसको हमने सी डी से जाहिर किया है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले बात ये rखनी है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस। और हमें दो कर्व्स हासिल होती हैं, एक कर्व को हम ए बी कहते हैं और दूसरी कर्व को हम सी डी कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि राइजिंग कर्व इज ऑब्टेन्ड, फिर मैंने लिखा है कि स्लोप ऑफ द कर्व एट हायर टेम्परेचर इज ग्रेटर दैट इंडिकेटिंग द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज मोर रैपिडली एट हायर टेम्परेचर। जी, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अगर आप देखें तो यहां से स्लोप कम है। लाइन की स्लोप क्या होती है? ये स्टीपनेस ऑफ द कर्व। यहां पर मैं स्लोप की डेफिनेशन लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्टीपनेस ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, कर्व में कितनी शार्पनेस है उसको हम स्लोप कहते हैं। और जितनी स्लोप ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि उतनी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज ज्यादा आ रही है वेपर प्रेशर में। यहां जरा आप गौर करें, शुरू में अगर आप इस पॉइंट पर गौर करते हैं, इस पॉइंट पर, तो देखिए स्लोप ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इस जगह पर देखें तो देखिए बिल्कुल लाइन सीधी हो रही है। तो जितनी लाइन सीधी हो रही है उतनी कर्व की जो स्लोप है वो बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक लाइन लिखता हूँ, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो जैसे जैसे लाइन सीधी हो रही है, शार्प हो रही है, उसके अंदर उतना जो है बॉइलिंग पॉइंट उतना जो है वो स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ वो कहना ये चाह रहा है कि हायर टेम्परेचर पर इस जगह पर स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहां टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर में जो इंक्रीज है वो मोर रैपिड है, वो ज्यादा है, वो मोर रैपिड है। इसके बाद हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट अगर आप गौर से देखें, हमारे पास हमने आपके सामने ग्राफ ड्रा किया। ग्राफ के अंदर जो है आपने देखा टेम्परेचर ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया। अगर आप गौर करें तो ये कर्व हासिल हुई जिसको हम प्योर सॉल्वेंट की कर्व कहते हैं, और ये जो सी डी कर्व है ये सोल्यूशन की कर्व है। और सोल्यूशन की कर्व का मतलब ये है कि देखें ये कर्व नीचे है, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया है। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, यहाँ वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। यहाँ आखिरी बात जो है इसके दरमियान, अब देखें ये ए बी कर्व है और इसके दरमियान ये वाली लाइन जो है, इतना जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा बड़ा है।
एलिवेट कितना किया है। आखिरी बात जो है यहाँ पर मैंने लिखी है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट, जितना सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, जितनी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतनी उसकी वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग है, कमी है, वो ज़्यादा होगी। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट, ग्रेटर विल बी द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उतनी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कमी ज़्यादा होगी, एंड अल्टीमेटली फिर उतनी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी यहाँ पर हम कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसके लिए हम डेल्टा टीबी जो है वो केबी मल्टीप्लाई बाय एम आ जाएगा। ये फाइनल रिलेशन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। अब मोलैलिटी किसके बराबर होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। केबी क्या है? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं या इसको मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट कह सकते हैं। अब ये किसके बराबर होता है? मोलैलिटी किसके बराबर होता है? मास ऑफ सल्यूट ऊपर लेनी है, मास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, किलोग्राम में सॉल्वेंट ले लिया। अब सल्यूट की मास को हम W2 से जाहिर करेंगे और मोलर मास ऑफ सल्यूट को M2 से, और इधर 1 है, 1 आ जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने किलोग्राम में लेना है, इसलिए 1000 पर डिवाइड कर दिया। ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये मोलैलिटी का फार्मूला आ जाएगा। अगर आप इस मोलैलिटी को यहां पुट कर दें, यहां पर इस जगह पर, तो देखिए डेल्टा टीबी बराबर है केबी मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1। यहां से M2 उधर ले जाओ तो M2 उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? केबी मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई बाय M1 W1। ये फार्मूला फाइनल बन जाएगा। और ये बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ सल्यूट है कि अगर हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला दिया है तो हम मोलर मास ऑफ सल्यूट भी फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डिटरमन। ये ग्राफ है जिसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, और इसके अंदर जो है सारी बातें मैंने बड़ी डिटेल से समझा दी हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।